सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना, डिलीट करना या फिर उसकी वर्डिंग्स को चेंज करना। इसके लिए करने के लिए हमें पार्ट नंबर 20 को इन्वोक करना होता है, आर्टिकल नंबर 368 को इन्वोक करना होता है, उसके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये संविधान में नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक केस केशवानंदा भारती केस में निकल के सामने आया था 1973 में, 1973 में। जिसमें क्या है, जिसमें कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस उसको वो डालता गया कि भाई जैसे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से चीज़ें वो डालता गया, तो उसको अमेंड नहीं कर सकता है। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक फीचर का पार्ट है, जिनको कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता और कुछ भी कर सकता है। अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो समझते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस में बिल आ सकता है, लेकिन कहाँ नहीं आ सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर में। राज्यों के पास ये पावर नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर डालें। किसके पास पावर है? सिर्फ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर्स हैं, पहली तो ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे मनी बिल में देखा था, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर थी राज्यसभा के कंपैरिजन में, थी कि नहीं थी? तुम बताओ। थी, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में दोनों के पास बराबर पावर थी। तो उसी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी दोनों के पास इक्वल पावर होती हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई एनी मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। सर ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है? मेंबर तो है वो किसी ना किसी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का, लेकिन वो क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन। जैसे कि मनी बिल में क्या हमने देखा था कि इस तरीके के बिल को लाने के लिए पहले तो प्रेसिडेंट की हमें प्रायर रिकमेंडेशन की नीड पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की नीड नहीं। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज और हर एसेंट एंड नो वीटो इज अलाउड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लोकसभा से कोई बिल पास होता है, देन राज्यसभा के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है। सब पूरा हमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पता है। या तो ये एसेंट दे सकता है या तो मना कर सकता है। मना करने को वीटो बोलते हैं। अगर उसने मना कर दिया पूरी तरीके से एब्सोल्यूट वीटो, रिटर्न कर दिया बिल को सस्पेंसिव वीटो, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो पॉकेट वीटो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, यानी कि उसको एसेंट देनी ही होगी, सहमति देनी ही होगी। और इसको 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट नहीं, 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 से इसको ऐड किया गया था। प्रेसिडेंट को संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देनी ही होगी एसेंट। उसके पास और कोई वीटो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी वीटो। जैसे कि हमने देखा था मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट, यहाँ पे तो कोई वीटो यूज़ नहीं कर सकता। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, यानी कि कोई संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पे आते हैं। संशोधनों के क्या कितने प्रकार हैं? तो संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से और ये स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है आज जितने लोग आए हैं और जितने वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं डिवाइड बाई 2+1। ध्यान समझना, ठीक है, यानी कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग डिवाइड बाई 2+1। लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं, 550 है। आज आए हैं मान लो कि 400, उसमें से वोटिंग में सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं कितने? 300। 100 लोगों ने मना कर दिया, हम वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, बॉयकॉट कर रहे हैं। तो यानी कि 151 लोग चाहिए ये अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको अमेंडमेंट कंसिडर करते ही नहीं है 368 के तहत। मतलब ये है मेरे भाई कि संविधान में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ कि जिनके लिए 368 इन्वोक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से तुम कर लो, क्योंकि 368 के तहत बड़ी मुश्किल लगती है। अच्छा, बड़ी मुश्किल लगती है तो ऑल्टरनेट रूट है क्या? ना ना ना। फिर से सुनो मेरे वर्ड्स को। संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी कोई खासा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ऐसा तो है नहीं कि अगर अमेंडमेंट हो जाएगा तो बड़ा कुछ भारी बवंडर मच जाएगा कुछ। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17, अभी इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। हाँ,
कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस 1/10, हमें पता है 10% होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको अगर 10% से 11% 9% कर दे तो बड़ा भारी बवंडर मच जाए, कुछ बड़ा बहुत भारी चीज़ें नहीं है। तो संविधान में लिखा हुआ है कि ये और ये भी, इनको जो है तुम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, यानी कि तुम 368 के तहत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें हैं, तो कर लो आराम से, ठीक। तो इसको आप 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी में याद करो 169 आर्टिकल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, अबॉलिश करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, अबॉलिश करना, सिंपल मेजोरिटी। याद करो 4th आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करोगे, यानी एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यही पढ़े थे, वो है। सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है? एमोल्यूमेंट की बात करता है, ठीक है। कोरम हो गया पार्लियामेंट, डिलिमिटेशन हो गया, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, यूटीज हो गई, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये सब के लिए 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है और स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन है। स्पेशल का मतलब क्या है? दिस रिक्वायर्स बोथ अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबरशिप ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। मेंबरशिप है कितनी? 550 की लोकसभा की। कितना नंबर निकल के आएगा? 226, सॉरी 276 मेजोरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच हाउस, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आज मान लो कि कितने लोग आए हैं लोकसभा में? 550 की मेंबरशिप है, 500 लोग आए हैं। वोटिंग में कितने लोग हैं? वोटिंग में मान लेते हैं कि आज कितने लोग हैं? 450 लोग हैं वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कितने लोग हैं? 450 लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका 2/3 कितना निकल के आएगा? 300। कौन सा बड़ा नंबर है? ये वाला। तो इतने लोगों से परमिशन चाहिए, तभी दोनों हाउसेज में, 300 नहीं, ये तो लोकसभा का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही राज्यसभा में 200-250 मैक्सिमम मेंबरशिप हो सकती है, लेकिन है कितनी? 245। तो डिवाइड बाई 2 + 1 करो, जितना नंबर आएगा वो, प्लस 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, वो जो बड़ा होगा वो चाहिए। तो दोनों में जब स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा तभी इस तरीके का अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये स्पेशल मेजोरिटी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट वाली स्पेशल मेजोरिटी से अलग है, उससे ये अलग है। कैसे अलग है? वहां पे 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं चाहिए था। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप का चाहिए था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं चाहिए था। तो ये स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट वाली स्पेशल मेजोरिटी है। समझ में आई? सिंपल का मतलब है सिंपल, प्रेजेंट एंड वोटिंग का डिवाइड बाई 2 + 1। FR को अमेंड करना है, DPSP को अमेंड करना है, इनको अमेंड अगर करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है? विशेष चाहिए कहाँ? पार्लियामेंट में। इसके साथ ही साथ इस बिल को, अमेंडमेंट बिल को, भले पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट करता है, बिल्कुल वही करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्टेट से भी आपको पूछना पड़ेगा कि हे स्टेट, हम ये करने जा रहे हैं, क्या हम ये कर लें? तो स्टेट बोलेगा हाँ वस्त्र, जाके कर लो इसको। तो स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा उसको। किससे? स्पेशल नहीं चाहिए वहाँ पे, स्पेशल तो पार्लियामेंट में चाहिए, सिंपल चाहिए सिर्फ। और कहाँ से? सारे राज्यों से नहीं, जितने भारत में राज्य हैं उनमें से एटलीस्ट आधे राज्यों से। 28 राज्य हैं आज भारत में, तो एटलीस्ट 14 के लेजिस्लेचर तो वो पास करें ही करें। हर लेजिस्लेचर के पास जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, लेकिन एटलीस्ट 14 ने अगर बोल दिया तो पास हो जाएगा। जैसे जब GST लाया गया था तो वही यूज़ किया गया था। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के लोग भी तो हिस्सा लेते हैं, तो अगर पार्लियामेंट कल को चाहे अमेंडमेंट करके बोल दे नहीं तुम हिस्सा नहीं ले पाओगे, स्टेट वाले बोले लो भैया हमसे तो पूछा था कि नहीं। तो यानी कि जहां पे ऐसा कुछ है जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा पहुंच रहा है, वहां पर हमें स्टेट से पूछना है, ठीक है। सुप्रीम, हाँ वस्त्र होता है, वस्त्र नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, इनफैक्ट आर्टिकल 368 को ही अगर अमेंड करना है, मान लो आर्टिकल ये काइंड ऑफ ये है, इस डब्बे में काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई है, काफ़ी ना कॉस्टली है, काफ़ी गहने वगैरह रखे हुए हैं, इसको काफ़ी प्रोटेक्शन दे रखी है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। भाई इसको भी तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, इस डब्बे को भी, तोड़ तो नहीं पाएगा। लेकिन पता चला लो बाहर ही रख दिया, कोई उठा के चला गया,
नहीं नहीं, डब्बे में जो ज्वेलरी वो तो काफ़ी प्रोटेक्टेड है। अरे डब्बा प्रोटेक्टेड है कि नहीं प्रोटेक्टेड है? तो 368 को भी तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, तो उसको भी अगर आपको अमेंड करना है तो उसमें भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या था कि किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा, तो अगेन स्टेट से तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेट का भी लेना देना है उस चीज़ में, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है वो चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, वही 7th शेड्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ये सब आएगा किसमें? रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट में, ठीक है। अमेंडिंग प्रोसीजर में कुछ लोगों ने कमेंट्री करी थी, जैसे दिस वैरायटी ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट रेयरली फाउंड, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया की यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है लेकिन दुर्लभ रूप से पाई जाती है, ऐसा बोला था केसी वियरे ने। इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन दी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करती है। और द अमेंडिंग प्रोसेस हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला था किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने, जिन्होंने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केसी वेरे ने क्या बोला था इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में? क्वाज़ाई फेडरल। क्या बोला था? क्वाज़ाई फेडरल बोला था। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। बेरूबारी यूनियन केस में ये बोला गया था कि अगर इंडियन टेरिटरी को सीड करना है किसी और कंट्री को तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ले तो सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन दे नहीं सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर ये अमेंडमेंट हुआ था, ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 101 से जीएसटी आया, और क्योंकि जीएसटी फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो इसको सारे राज्यों से पास भी करवाना पड़ा, मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से, सिंपल मेजोरिटी वहाँ पे लगती है बस, ठीक है। और देन अगर बात करेंगे तो 102, ये भी हम लोग कल देखा था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला किस आर्टिकल में जरा बताएंगे? 103 से ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला, ठीक है। देन अगर बात करेंगे 104th अमेंडमेंट, तो ये आपका इसने क्या किया, ये भी हम लोग कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ। क्या है इसमें ये कि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है, 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन लोकसभा में और एक का जो गवर्नर करता था लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको खत्म किया गया। किस में दिया हुआ था ये? 331 में लोकसभा और 333 में लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो SC ST का रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड किया गया अगले 10 साल के लिए। ये 330 और 332 में दिया हुआ है, 330 फॉर लोकसभा, 332 फॉर LA। 105th, इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने की पावर को रिस्टोर किया गया। और 106th अमेंडमेंट जो है ये 1/3 सीट्स को रिजर्व करता है वेमेन के लिए, ठीक है। क्या आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए।